नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ शेप यानी रसारोहण की प्रक्रिया। इससे पहले जो क्लास रिकॉर्ड की थी उसमें हमने इस टॉपिक को प्रारंभ किया था और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने यह समझने का प्रयास किया था कि जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को किस प्रक्रिया के द्वारा पादप के वायवीय भागों तक वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। यानी जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को पादप के वायवीय भागों तक जो पहुंचाने की व्यवस्था है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जो व्यवस्था है, उसे हम रसारोहण कहते हैं। हमने इस जो पूर्व क्लास के अंदर इस प्रक्रिया को परिभाषा हमने पढ़ी थी। रसारोहण का मार्ग क्या होता है, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप हमने पढ़ा था कि जाइलम जो है इसके द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है और इस हेतु हमने दो प्रयोग भी किए थे। गिडलिंग एक्सपेरिमेंट किया था और जो है इयोसिन का एक्सपेरिमेंट किया था। इयोसिन डाई का प्रयोग करके हमने यह सिद्ध किया था कि रसारोहण की प्रक्रिया जो है यह जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। इसके पश्चात हमने प्रारंभ किया था रसारोहण की मैकेनिज्म को, कि रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, और हमने बात की थी कि इसे समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है और इन सभी थ्योरीज को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली वाइटल थ्योरीज, दूसरी रूट प्रेशर थ्योरीज, तीसरी फिजिकल फोर्स थ्योरीज। लास्ट क्लास में हमने वाइटल फोर्स थ्योरीज या जैविक बल सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम रसारोहण की मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो प्रकार की थ्योरीज हम पढ़ेंगे। पहली है रूट प्रेशर थ्योरीज और दूसरी है फिजिकल फोर्स थ्योरीज। रूट प्रेशर यानी मूल्य दाब सिद्धांत और दूसरा है भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स यानी भौतिक बल सिद्धांत। तो इन दोनों प्रकार के सिद्धांतों को हम आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं हम रूट प्रेशर थ्योरी से या मूल्य दाब सिद्धांत। अब ये रूट प्रेशर क्या होता है, इसे हम एक प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक गमले के अंदर एक पौधा लगा हुआ था, स्वस्थ पौधा था बिल्कुल, और इस प्रयोग में हमने क्या किया है, इस गमले के जो वायवीय भाग को पत्तियों सहित काट दिया हमने। अब यहाँ पर प्लांट का खाली तना मौजूद है और जड़ें मौजूद है। पत्तियां जो है और उसकी शाखाएं जो है पूर्णतया हमने हटा दी है। तो इस प्रकार हमने इस पानी से सिंचाई किया हुआ प्लांट जो कि बिल्कुल स्वस्थ पौधा था, उस पौधे के तने को हमने काट दिया है। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक इस प्रकार से नली जो है ये लगाई है इसके साथ, जिसके अंदर मर्क्यूरी मैनोमीटर भरा हुआ था। मर्क्यूरी भरी हुई है जो कि मैनोमीटर की तरह काम करता है। यानी यहाँ पर हमने इस नली में पारा भर दिया है और यहाँ पर ये पानी मौजूद है। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यह पारा जो है धीरे धीरे इस पारे के लेवल में, यहां से लेकर धीरे धीरे इस पारे के लेवल में वृद्धि होती है। पारा जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो अब पारा ऊपर की तरफ क्यों बढ़ रहा है, पारा ऊपर की तरफ, और बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब पारा ऊपर की तरफ एक ही कंडीशन में बढ़ सकता है कि इस पादप का जो ये तना है, इस तने से जो जुड़ी हुई रूट्स है, अगर इनके द्वारा जल का अवशोषण होता है तो इससे यहाँ पर जो है इस पारे पर दबाव पड़ेगा और इस पारे का लेवल इस नली के अंदर बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी संभावना मौजूद नहीं है। अर्थात इस प्रयोग में यह सिद्ध होता है कि पादप की जो जड़ें होती है, इन जड़ों के द्वारा जल का जब अवशोषण किया जाता है तब एक दाब उत्पन्न होता है और इसी दाब की वजह से यह जल जो है इसका परिवहन ऊपर की तरफ होता है, जल का रसारोहण ऊपर की तरफ होता है और इसी वजह से इस नली में स्थित पारे का लेवल जो है यह ऊपर की तरफ बढ़ता है। और जितना पारे का लेवल बढ़ता है वह जड़ों के द्वारा उत्पन्न इस प्रेशर के दाब के बराबर होता है, रूट, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। अर्थात सामान्य शब्दों में बात करें तो स्वस्थ पादप की जो जड़ें हैं, इनके द्वारा अवशोषित जल, इसके द्वारा एक दबाव उत्पन्न होता है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जल में रसारोहण होता है। तो जड़ों के
द्वारा अवशोषित जल के द्वारा जो पैदा हुआ दाब है, जो उत्पन्न हुआ दाब है, उसे मूलीय दाब या रूट प्रेशर कहते हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने इस रूट प्रेशर को समझने का प्रयास किया है तथा यह सिद्ध भी किया है कि इस प्रकार का प्रेशर जो है क्रिएट भी होता है। रूट प्रेशर की जो प्रस्तावना जो थी सर्वप्रथम क्रिस्टले ने रखी थी, और उन्होंने जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया था उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्चुअल में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर उन्होंने इस मैनोमीटर वाले सिस्टम को उन्होंने नहीं लगाया था। उन्होंने इस पेड़ के तने को काटकर इसकी सरफेस को ओपन रख दिया था। अब इस ओपन अगर रख दिया तो धीरे धीरे जो है जो अवशोषित जल है वो धीरे धीरे इस कटे हुए तने से बूंद बूंद करके बाहर निकलने लग जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं सेप एक्जुडेशन, या इसे ब्लीडिंग कहते हैं। सेप ब्लीडिंग भी कह देते हैं या सेप एक्जुडेशन भी इसे कह देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि तने को अगर काट भी दिया आपने, इसके पश्चात भी काटने के पश्चात भी जड़ों के द्वारा जल अवशोषण प्रारंभ रहता है और एक दाब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जल का रसारोहण होता है, और जो तने का कटा हुआ सिरा है उससे जल जो है यह बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सेप एक्जुडेशन या ब्लीडिंग कहा। एक वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स, जिन्हें पादप कार्यकी का जनक भी कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसके जनक भी इन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था और इसे ऑब्जर्व करने के बाद इसे रूट प्रेशर नाम दिया था। तो रूट प्रेशर या मूलीय दाब जो शब्द जो है यह स्टीफन हेल्स के द्वारा दिया गया था। स्टोकिंग जो है उन्होंने रूट प्रेशर की परिभाषा दी थी और उन्होंने बताया था कि रूट प्रेशर जो है एक प्रेशर है, एक दाब है जो कि ट्रेकियरी एलिमेंट्स में डेवलप होता है। ट्रेकियरी एलिमेंट कहाँ होते हैं? जाइलम होते हैं। जाइलम की जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स है, ट्रेकियरी एलिमेंट्स का मतलब है यहाँ पर वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों शामिल हो गई, ट्रेजिड्स और वेसल्स दोनों शामिल हो गई। तो जाइलम की जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स है या जाइलम कह सकते हो आप, साधारण शब्दों में बात करें तो जाइलम जो है इसके अंदर पैदा होने वाला एक दाब है, जिसकी जो क्यों पैदा होता है, जो रूट के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से उत्पन्न होता है। या सीधे से शब्दों में बात करें स्टोकिंग के अनुसार कि जड़ों के अंदर होने वाली उपापचयी गतिविधियों के कारण, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण जाइलम के ट्रेकियरी एलिमेंट में उत्पन्न होने वाला दाब रूट प्रेशर कहलाता है। थोड़ा और एडिशन करें, इस रूट प्रेशर की वजह से जड़ों द्वारा अवशोषित जल का रसारोहण होता है और यह पादप की वायवीय भागों तक पहुंचता है। लेकिन इस थ्योरी के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं। उन्होंने इसे डिस्कार्ड किया है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो है रसारोहण की प्रक्रिया पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें रूट प्रेशर टोटली एब्सेंट पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म एक ऐसे पादप है जिनमें मूलीय दाब जो है पूर्णतः अनुपस्थित होता है। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो इस समय प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले सबसे लंबे पादप ही जिम्नोस्पर्म। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, जिम्नोस्पर्म इस धरती पर पाए जाने वाले सबसे लंबे पौधे हैं और उनके अंदर रूट प्रेशर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि रूट प्रेशर के द्वारा जल का रसारोहण जो है यह संभव नहीं। दूसरा कारण कि एसेंट ऑफ सेप और रूट प्रेशर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि गर्मियों का जो समय होता है उस समय पादप की आवश्यकताएं अधिक होती हैं और उसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए रसारोहण की तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तथा गर्मियों के सीजन में पादप से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी तेजी से होती है, इसलिए पानी का लॉस भी बहुत अधिक होता है। तो सामान्य सा तात्पर्य यह है कि गर्मियों के समय पादप को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए रसारोहण भी अधिक होता है। परंतु इसी समय रूट प्रेशर जो है बहुत ही कम होता है, जबकि सर्दियों के समय जब पानी की आवश्यकता कम होती है, रसारोहण भी तुलनात्मक रूप से कम होता है, उस समय रूट प्रेशर बहुत अधिक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एसेंट ऑफ सेप जो हो रहा है, रसारोहण की जो प्रक्रिया हो रही है और पादपों का जो रूट प्रेशर है, उनके बीच में जब हम रिलेशनशिप की बात करें, संबंध की बात करते हैं,
तो ये बिल्कुल उल्टे हैं। होना क्या चाहिए, रसारोहण अधिक है तो रूट प्रेशर अधिक होना चाहिए, रसारोहण कम है तो रूट प्रेशर कम होना चाहिए, बल्कि हो यहाँ पर होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। तीसरी सबसे अच्छी बात कि अगर किसी पादप के अंदर जड़ें अनुपस्थित है वहां पर भी रूट प्रेशर संभव होता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया है कि आप स्वस्थ पादप की जड़ों को अगर काट दिया जाए और उससे तने को पानी के अंदर डुबा दिया जाए तब भी रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रूट्स जो है इसकी अनुपस्थिति में भी रसारोहण की प्रक्रिया संभव होती है। रूट प्रेशर जो उत्पन्न होता है उसका मान सामान्यतः 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक होता है। ये 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहां तक इसका मान होता है, इससे अधिक सामान्यतः इसका नहीं होता है। और एक सामान्य सी स्थिति ये होती है कि 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है करीब 10 मीटर तक जल का रसारोहण करने में सक्षम हो सकता है। तो 2 एटमॉस्फेयर जो है इसकी वजह से करीब 20 मीटर तक ही जल का रसारोहण संभव है, अर्थात कुछ फीट ऊंचाई तक आप जल का संवहन कर सकते हो। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी, पादपों की औसत लंबाई जो है, बड़े बड़े पेड़ जो है उनकी 70 मीटर से अधिक होती है और करीब कई ऐसे प्लांट भी हैं जो 100 मीटर की हाइट के भी होते हैं। तो रसारोहण की प्रक्रिया के द्वारा कुछ फीट तक तो पानी का रसारोहण किया जा सकता है रूट प्रेशर के द्वारा, लेकिन रूट प्रेशर के द्वारा इस 100 मीटर हाइट वाले प्लांट तक जो है एसेंट ऑफ शेप करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार रूट प्रेशर थ्योरी को हम कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया है। अगले सिद्धांत आते हैं जिन्हें कहते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरीज या भौतिक बल सिद्धांत। और इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जल का रसारोहण जो है भौतिक बल की वजह से होता है, न कि जीवित कोशिकाओं या फिर जो है रूट प्रेशर की वजह से। कुछ भौतिक बल जो है, इन्हीं भौतिक बल की वजह से रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसके लिए हमें किसी प्रकार के जीवित ऊतक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जाइलम में उपस्थित जो डेड वेसल्स होती हैं, जो जाइलम के अंदर जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो डेड सेल्स होती हैं, इनके द्वारा रसारोहण होता है। और इसके लिए केवल और केवल फिजिकल फोर्स जो है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें लिविंग सेल्स जो है किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होती। ये फिजिकल फोर्स जो है यह कई प्रकार के होते हैं और इसी फोर्स के अनुसार विभिन्न प्रकार की थ्योरीज भी दी गई है। तो कई प्रकार की फिजिकल फोर्स थ्योरीज है जिन्हें हम एक एक करके महत्वपूर्ण थ्योरीज को पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है एटमॉस्फेयर प्रेशर थ्योरी या वायुमंडलीय दाब सिद्धांत या वातावरणीय दाब सिद्धांत। हम अच्छे से जानते हैं कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं, इनके द्वारा एक दबाव जो है यह उत्पन्न किया जाता है और यह दबाव गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में लगने वाला एक प्रकार का दबाव है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब पादप में किस प्रकार से इफेक्टिव होता है इसकी हम बात कर लेते हैं कि पादप जो है, पादप के द्वारा सामान्य रूप से वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, जिसके कारण पादप में जल की कमी हो जाती है और पादप के अंदर एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि वैक्यूम उत्पन्न होता है। वैक्यूम यानी जल अगर वाष्प के रूप में पादप से बाहर निकल गया है तो पादप जो है इसमें जल की कमी होती है और वह स्थान खाली रह जाता है, उसे हम वैक्यूम वाली स्थिति हम कह सकते हैं। और मीनवाइल एटमॉस्फेयर के द्वारा एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये भूमि पर लगाया जाता है, जिससे भूमि में उपस्थित जो जल है इसके ऊपर एक दबाव उत्पन्न होता है। यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये सोइल में उपस्थित पानी के ऊपर एक दबाव डालने का काम करता है। अब जब पानी पर दबाव पड़ेगा तो पानी उस स्थान की तरफ गति करने का प्रयास करेगा जहां पर खाली स्थान या वैक्यूम होता है। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि वायुमंडलीय दाब की वजह से जो सोइल में उपस्थित वाटर है, जो सोइल वाटर है, मृदा का जो जल है, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से इस पानी की मूवमेंट, इस गति उस दिशा की तरफ होगी जिधर उसे खाली जगह मिलेगी। जैसा कि हमने बताया कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के उपरांत पादप जो है इसके अंदर वैक्यूम या खाली स्थान उत्पन्न होता है और इसी की वजह से जो पानी है यह जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर पादप के जो वायवीय भागों तक संचरित होता है और उसका रसारोहण होता है।
तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर थ्योरी है जिसके द्वारा जल के रसारोहण को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके संबंध में तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर का मान जो है यह 1 होता है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मान है कि अधिकतम 10 मीटर की हाइट तक पानी का रसारोहण किया जा सकता है। जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि पादपों की ऊंचाई जो है, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंचाई 100 मीटर तक भी हो सकती है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर थ्योरी के द्वारा भी एसेंट ऑफ स्टेप करवाना संभव नहीं है। छोटे छोटे शाकीय पौधों में यह प्रक्रिया संभव हो सकती है, लेकिन बड़े पेड़ों के लिए यह प्रक्रिया संभव नहीं। अगली थ्योरी है इनबाइबिशनल थ्योरी या अंतः शोषण सिद्धांत। पूर्व क्लासेस में हमने पढ़ा था अंतः शोषण की प्रक्रिया कि कुछ सरफेस के द्वारा, कुछ सतह के द्वारा जल जो है इसका अंतः शोषण किया जाता है, वो जल को जो अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो उसी से संबंधित यह थ्योरी है जिसका प्रतिपादन अंगर ने किया था और उसे सैक्स ने उसे समर्थन भी इसे दिया था। और इस थ्योरी के अनुसार तने के अंदर जल का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ जो रसारोहण होता है, ये जाइलम की जो डेड सेल्स होती है, जाइलम जो है इसकी कोशिकाएं हमें पता है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की मृत कोशिकाएं जो है इनके द्वारा इम्बाइबिशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। उन्होंने कहा था कि जैसा कि हम देखते हैं ना कि बरसात का सीजन होता है, उस समय हमारे घरों की जो लकड़ी के बने हुए दरवाजे और खिड़कियां ये पानी को इम्बाइब करके, पानी को अंतः शोषित करके फूल जाती है, यानी ये पानी को रिटेन रखने का काम करती है। तो इसी से प्रभावित होकर ये थ्योरी दी थी कि चूंकि जाइलम जो है, जाइलम के अंदर भी डेड सेल्स पाई जाती है और इन डेड सेल्स के द्वारा जो है पानी को इम्बाइब किया जाता है, पानी का अंतः शोषण किया जाता है और इसी वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि यह सिद्ध कर दिया गया जल का संवहन इनकी भित्ति से न होकर जाइलम की ल्यूमेन से होता है। जाइलम वेसल्स और ट्रेचिड्स होती है, जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, इसकी जो अवकाशिकाएं होती है, अंदर उपस्थित जो रिक्त स्थान होता है, इसके द्वारा जल का संवहन होता है, न कि इनकी भित्ति के द्वारा। अतः इम्बाइबिशनल थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पश्चात थ्योरी दी गई जो कैपिलरी फोर्स थ्योरी, इसका प्रतिपादन बोहम ने 1809 में किया। यह थ्योरी अभी हमने पीछे अब्जॉर्प्शन पढ़ा था वाटर का, उसमें हमने पढ़ा था कि सोइल पार्टिकल्स के बीच में कैपिलरीज बनती है। और कैपिलरीज की खास बात होती है, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, कैपिलरी की जो भित्ति होती है और जल होता है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है जिसे हम अडेशन फोर्स कहते हैं। और इसी आकर्षण की वजह से जल के रसारोहण को इसके द्वारा समझाया गया है। इन्होंने कहा था कि पानी जो है यह अपने सरफेस टेंशन की वजह से विभिन्न हाइट्स पे जाता है और यहाँ पर इसमें सहायक होती है जाइलम की जो वेसल्स होती है। इसमें यह बताया गया है कि जाइलम की जो वेसल्स है एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर पाइप के समान, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर बनाती है और इन ट्यूब्स की स्ट्रक्चर कैपिलरी के समान होती है और इन कैपिलरी में मौजूद वाटर जो है कैपिलरी फोर्स से जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन कैपिलरी फोर्स के लिए एक अच्छी बात क्या है कि कैपिलरीज जो है जितनी फाइन होगी, इनका डायमीटर जितना कम होगा, पानी उतना ही अधिक ऊंचाई तक इनसे रसारोहण होता है। लेकिन कई बार जाइलम वेसल्स जो है इनकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जो कि कैपिलरिटी की रेंज से अधिक चली जाती है, यानी उस कंडीशन में कैपिलरिटी जो है संभव नहीं होती है और इसी वजह से सरफेस टेंशन जो है ये करीब नेग्लिजिबल हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन इस थ्योरी को लेकर दिए गए हैं क्योंकि कैपिलरी फोर्स के लिए हमें एक फ्री सरफेस की आवश्यकता होती है। फ्री सरफेस का मतलब होता है कि जब एक तरफ से ओपन सरफेस नहीं होगी तब तक जो है कैपिलरीज जो है इससे वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन पादपों के केस में क्या होता है, जो जड़ों की जो जड़ें जो है एक तरफ तो जड़ें उपस्थित होती है, दूसरी तरफ जो है शीर्ष भाग उपस्थित होता है। पादप के अंदर कैपिलरीज दोनों तरफ से बंद होती है, किसी भी सरफेस से ओपन सरफेस इसमें नहीं पाई जाती। और
फिर भी अगर माने तो इस कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है, इस कैपिलरी प्रेशर से जो वाटर कॉलम जो है इसे करीब 34 फीट तक ही सपोर्ट किया जा सकता है। इससे ऊपर जल का रसारोहण किया जाना संभव नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब बसंत ऋतु होती है उस समय पानी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उस समय नई नई पत्तियां बनती है, पादप जो है इसकी वृद्धि और विभाजन बहुत तेजी से होता है। और इसी समय जो बनने वाली वेसल्स होती है उनके डायमीटर बहुत ही बड़े होते हैं, अर्थात जो कैपिलरीज बनती है इन कैपिलरीज का व्यास जो है अधिक होता है। और होना क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता अधिक होती है, उस समय कैपिलरीज अधिक बने और उनका व्यास उतना ही कम होना चाहिए। जबकि जो ऑटम सीजन होती है, शरद ऋतु होती है, उस समय पानी की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन बनने वाली कैपिलरीज जो है उस समय नैरो डायमीटर होती है। अर्थात कैपिलरी सिद्धांत जो है इसे सपोर्ट नहीं करता है, इसके द्वारा जो है जल का रसायन संभव नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म पादप, इनके अंदर तो वाहिकाएं अनुपस्थित ही होती है। जिम्नोस्पर्म जो वाहिकाएं वेसल जो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिम्नोस्पर्म प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे लंबे पादप होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वाहिका ही उपस्थित है तो कैपिलरी थ्योरी के द्वारा इन पादपों में जल के रसारोहण को समझाया नहीं जा सकता। तो अब लास्ट सिद्धांत पर हम बात करते हैं जो फिजिकल फोर्स थ्योरीज के अंदर आता है। इस सिद्धांत का नाम है कोहेशन ऑफ वाटर। कोहेशन का मतलब है सहसंजन, यानी जल के अणुओं के मध्य आकर्षण। तो कोहेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल या जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल। एंड ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पुल का मतलब होता है ट्रांसपायरेशन ही वाष्पोत्सर्जन, पुल का मतलब खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन की वजह से खिंचाव। तो जल का सहसंजन एवं वाष्पोत्सर्जन उत्कर्ष या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, इसे हम कोहेशन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। सहसंजन तनाव सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। सहसंजन तनाव सिद्धांत शॉर्ट में हम इसी नाम से पुकारते हैं। और इस थ्योरी का प्रतिपादन डिक्सन और जोली ने किया था और इसे वापस इलाबोरेट करने का काम किया था डिक्सन ने। बार बार इस थ्योरी को और अच्छे से इसे समझाने का प्रयास किया था। और वर्तमान समय में यह सबसे सर्वमान्य थ्योरी है जिसके द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। लेकिन इस थ्योरी को हम अलग अलग स्टेप में समझने का प्रयास करेंगे। पहला पद है कि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, यानी जल के अणु जो है इनकी संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है, क्योंकि इन जल के अणुओं में बहुत ही मजबूत सहसंजन बल पाया जाता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है, तनन सामर्थ्य पाया जाता है। सहसंजन बल और तनन सामर्थ्य कैसे होता है, क्योंकि जल के अणु जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये देखिएगा, एक जल का अणु है, ये दूसरा जल का अणु है, इन दोनों जल के अणुओं के बीच में यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जल का अणु है और ये जल का अणु है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अर्थात जल के अणु जो है इन अणुओं के मध्य परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और इन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जल के अणु एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से आकर्षित करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। और इसे ही जो है सहसंजन बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं का परस्पर एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है इसे सहसंजन बल कहा जाता है। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनाव सामर्थ्य जो है बहुत ही अधिक होता है। और इसी का जो परिणाम जो देखने को मिलता है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो जो जल के अणु है उनके अंदर सहसंजन बल के अलावा दूसरे प्रकार का एक बल भी पाया जाता है जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि ये जो है जल के अणु एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो आकर्षित कर रहे हैं और इसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनमें सहसंजन की क्षमता अधिक पाई जाती है और इसी वजह से जल के अणु एक दूसरे की तरफ खींचे हुए होते हैं, इन्हें जो है सेपरेट किया जाना जो है संभव नहीं है। दूसरा, जल के अणुओं के मध्य और जाइलम की भित्ति के मध्य भी एक आकर्षण बल पाया जाता है। जल जब जाइलम की
जाइलम के अंदर होता है, उस समय जल के अणुओं और जाइलम की भित्ति के मध्य भी एक आकर्षण बल होता है, जिसे अदेशन फोर्स या आसंजन बल कहते हैं, या आसंजन की प्रक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार के बल देखने को मिलते हैं। जल के अणुओं के मध्य परस्पर बल है, उसे कोहेसिव फोर्स या सहसंजन बल कहते हैं, और जल के अणुओं और जाइलम की भित्ति के मध्य जो आकर्षण है उसे हम अदेशन फोर्स कहते हैं। और इसी वजह से जल के अणु जो है जाइलम के अंदर जो है बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। और ये दोनों बल जब मिलकर काम करते हैं तब जाइलम के अंदर एक कंटिन्यूस कॉलम का निर्माण होता है। जाइलम जो है इसके अंदर जल के जो अणु है ये मिलकर एक कंटिन्यूस कॉलम, वाटर कॉलम का निर्माण करते हैं। जल का जो है जल के एक स्तंभ का निर्माण करते हैं। और चूंकि ये दोनों फोर्स मिलकर हैं तो इसीलिए यहाँ पर जो करीब 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और चूंकि इतना अधिक मात्रा में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है यह, जैसा कि हम बात कर रहे थे, करीब 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है यह, सॉरी, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 10 मीटर तक जल का रसारोहण कर सकता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट होता है इसके द्वारा जो सबसे लंबे जो प्लांट है, पेड़ है, वहां तक भी रसारोहण किया जाना संभव है। अब दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर कॉलम इन द प्लांट, यानी पादप के अंदर बनने वाला जो ये वाटर कॉलम जिसकी हमने चर्चा की थी, यह बिल्कुल सतत होता है, यह लगातार बनता है, इसके अंदर कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है। तो यह जो वाटर कॉलम बना है, जो कि सहसंजन बल और आसंजन बल, जो कोहेसिव और अडेसिव फोर्स दोनों का मिला जुला स्वरूप है, इन दोनों का परिणाम है, दोनों की वजह से बनता है। यह वाटर कॉलम जो है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यह वाटर कॉलम जो है यह कंटिन्यूस होता है, अनब्रेकेबल होता है। लेकिन इसे केवल और केवल एयर बबल्स अगर आकर इसे जो है इस कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, इसके अलावा ये पूरा का पूरा अनब्रेकेबल होता है। लेकिन ये जो गैस बबल्स बनते हैं ये क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करने का काम करते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को कैविटेशन या एम्बोलिज्म कहते हैं। यानी वैक्यूम जो बन जाती है, गैस बबल्स, एयर बबल जो बन जाते हैं इस वाटर कॉलम के बीच में, और एयर बबल जो है इस वाटर कॉलम को जो ब्रेक करने का काम करने लग जाते हैं, और इसी एयर बबल की वजह से जो है कई बार जो है ये पानी को ये प्रतिकर्षित जो करते हैं, इसे हम कैविटेशन या एम्बोलिज्म कहते हैं। लेकिन फिर भी जल जो है इसका प्रेशर इतना अधिक होता है कि ये जो है एयर बबल्स जो है धीरे धीरे जो विलुप्त कर दिए जाते हैं। फाइनली जो है ये वाटर कॉलम जो है कंटिन्यूस बना रहता है, और इसी वजह से जल के रसारोहण की प्रक्रिया जो है ये संपन्न होती है। तीसरा इस थ्योरी का है, उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल और टेंशन। ट्रांसपायरेशन पुल का वाष्पोत्सर्जन की वजह से पैदा होने वाला खिंचाव, और टेंशन इन द अनब्रोकन वाटर कॉलम, और इसकी वजह से जो सतत पानी का जो स्तंभ बना है, कॉलम बना है, उसके अंदर जो है तनाव उत्पन्न होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह थ्योरी क्या करती है कि पादप के जो वायवीय भाग, जो पत्तियां होती है, इससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और चूंकि ट्रांसपायरेशन होने से ये जो पत्ती की जो कोशिकाएं हैं, इन पत्ती की कोशिकाओं के अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इनके अंदर से पानी वाष्प बनकर निकल गया, तो मेसोफिल की कोशिकाओं में पानी की कमी हो गई, और चूंकि पानी की कमी हो गई, अतः कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य अत्यधिक सघन हो जाता है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जितनी सांद्रता बढ़ती जाएगी, इन कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही तेजी से बढ़ता चला जाएगा, और जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ये तेजी से जल को उतनी ही तेजी से आकर्षित करेंगे। तो ये मेसोफिल की कोशिकाएं पत्ती की जो संवहन उत्तक होते हैं, जो जाइलम होती है, जाइलम में उपस्थित द्रव्य के ऊपर एक दबाव डालती है, खिंचाव डालती है, और उस जाइलम से जल को खींचने का काम करती है। और चूंकि हमने बात की थी कि वाटर कॉलम जो है ये सदैव सतत रूप से पाया जाता है, क्योंकि सहसंजन और आसंजन मिलकर पानी के कॉलम को ब्रेक नहीं होने देते। तो यहाँ से जब पानी को खींचा जाएगा, तो चूंकि वाटर कॉलम अनब्रेकेबल है, तो ये कॉलम पत्तियों से लेकर
जड़ों के मूल रोम तक एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनता है। समझिएगा यहाँ पर कि पादप के अंदर वाटर कॉलम जो है, पादप की जड़ों से लेकर पत्तियों तक एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम पाया जाता है, एक सतत रूप से वाटर कॉलम पाया जाता है। तो इस पर जब ऊपर से जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो ये दबाव अंततः कहाँ जाएगा, यह जाएगा रूट हेयर्स पर जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अधेशन और कोहेशन जो है वाटर कॉलम जो है वो निर्माण करने का काम करते हैं, और कैपिलरी एक्शन है, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन भी काम करती है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ राइज होता है। ये पानी राइज करने में कैपिलरी एक्शन जो है यहाँ पर एक तरीके से हेल्पफुल होती है, ये मेन फोर्स नहीं है। मेन फोर्स है यहाँ पर ट्रांसपैरेशन, कैपिलरी फोर्स यहाँ पर हेल्पफुल होती है, जो कि इस वाटर कॉलम को ऊपर तक जो है पहुंचाने का काम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ से तेजी से जब जल पर दबाव पड़ेगा, इसे खींचा जाएगा, उस समय यहाँ पर ओस्मोसिस की प्रक्रिया भी कुछ कुछ हेल्प करती है, जो कि इन जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण में हेल्पफुल होती है, क्योंकि वाटर कॉलम में तेजी से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर कुछ कुछ रूट प्रेशर भी काम करता है, इस रूट प्रेशर के द्वारा भी एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जल को ऊपर की तरफ धकेला जाता है। तो कैपिलरी फोर्स और रूट प्रेशर ये मिलकर जो है जल वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ धकेलने का काम करते हैं। तो यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर कॉलम पर एक तनाव उत्पन्न होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, इस खिंचाव को सपोर्ट करने का काम जो विभिन्न फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं मिलकर जो है जल का रसारोहण करने में मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण खिंचाव उत्पन्न किया जाता है, यह ट्रांसपायरेशन के द्वारा उत्पन्न होता है। अधेशन और कोहेशन फोर्स मिलकर एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाने का काम करते हैं, और इस वाटर कॉलम के द्वारा जल के रसारोहण को सपोर्ट करने का काम रूट प्रेशर और कैपिलरी एक्शन के द्वारा भी किया जाता है। और इस ओस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा रूट हेयर्स जो है ये जल के अवशोषण भी करते हैं। तो इस प्रकार जो है ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो जल का खिंचाव किया जा रहा है, उसे अन्य फोर्स भी जो कि क्रिएट कर फोर्स भी इसमें सहयोग करते हैं, ताकि जल का रसारोहण जो है ये बहुत ही प्रभावी तरीके से हो सकता है। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा समझने का और प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक प्लांट लिया है, इस प्लांट की जड़ों को हमने काट दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लांट के स्थान पर एक स्पंज का टुकड़ा लिया है। ये स्पंज का टुकड़ा है, फोरस्पोट जिसे कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये भी पानी को ऑब्जॉर्व करता है, और इस पानी प्लांट के द्वारा भी पानी को ऑब्जॉर्व किया जाता है। इस दोनों सिस्टम को हमने यहाँ पर लगा दिया, मरकरी के ऊपर लगा दिया, ताकि हम यह देखना चाहते हैं कि मरकरी का लेवल कितना बढ़ता है। अब इस प्लांट में हम देखते हैं, प्लांट से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन से वाष्प बनकर पानी जो है उड़ता है। उस समय यहाँ पर इस पादप के द्वारा नीचे से पानी को खींचा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन होने की वजह से एक खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव की वजह से यह पानी का जो कॉलम है ये ऊपर की तरफ जो है पादप जो है खींचने का काम करता है, और इससे जुड़ा हुआ जो मरक्यूरी का कॉलम है, इस मरक्यूरी के कॉलम में धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वाष्पोत्सर्जन की वजह से, इसकी वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। और क्या वास्तव में इस खिंचाव से पानी चढ़ सकता है, इसे समझाने के लिए एक दूसरी चीज भी हमने यहाँ पर की है। यहाँ पर ये स्पंज का टुकड़ा है जो कि पानी के साथ जुड़ा हुआ है। स्पंज पानी को अवशोषित रखते हैं। जैसे जैसे यहाँ से वाष्पीकरण होगा, स्पंज से वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पादप से ट्रांसपैरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है, स्पंज से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने से इस स्पंज से पानी की कमी होती है, तो इस पानी को ये वाटर से खींचने का काम करता है, पानी को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। तो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा जाता है। इस वाटर कॉलम जो है, दोनों जगह ही वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता है, और धीरे धीरे मरकरी का लेवल ऊपर होता है। इस दोनों प्रक्रिया में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। दोनों ही केस में जल की हानि हो रही है वायवीय भाग से, और इसी वजह से ये इस पानी को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। और चूंकि यहाँ पर वाटर कॉलम जो है अनब्रेकेबल होता है, कंटिन्यूस होता है, इसकी वजह से मरकरी का लेवल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है, इसे हम अच्छे से समझा सकते हैं कि वास्तव में यह प्रक्रिया जो संपन्न होती है, और इसी वजह से
इस मरकरी का लेवल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है यहाँ पर कि जो ब्रोकन वाटर कॉलम जो होता है ये पत्तियों से लेकर जड़ तक सतत रूप से स्थित होता है और यह एक इस प्रकार से दिखाई देता है कि पत्तियों से लेकर जड़ों तक एक जो है रोप होती है, उस प्रकार से वाटर कॉलम होता है। जिस प्रकार आप रोप के एक सिरे को ऊपर से खींचते हैं, हम क्या करते हैं कि कुएं में से पानी को निकालते हैं तो एक रस्सी डालते हैं और नीचे बाल्टी होती है। जैसे जैसे रस्सी को ऊपर से खींचते जाएंगे बाल्टी से पानी ऊपर आता जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वाटर कॉलम एक रोप के समान होता है, जो कि हम ऊपर से पत्तियों से हम इस वाटर कॉलम को खींचते हैं और जड़ों पर फाइनली जड़ें जो होती है वहां से पानी जो है खींचा जाता है और इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं। और इसको ड्राइव करने का काम जो है एक्टिव ट्रांसपायरेशन के द्वारा किया जाता है। पत्तियों की सतह से उपस्थित जो स्टोमेटा है उससे उनके द्वारा ट्रांसपायरेशन की दर जितनी अधिक होगी जल का अवशोषण उतना ही तेजी से होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं गर्मियों के अंदर धूप अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है, इस वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और इसीलिए पौधे की जल की आवश्यकता बढ़ जाती है और उसी समय जल का रसारोहण भी बहुत तेजी से होता है। तो गर्मियों में होने वाले अधिक रसारोहण को इस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि गर्मियों के सीजन में जब रसारोहण की अधिक आवश्यकता होती है उस समय इस वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है और इसलिए रसारोहण भी अधिक होता है। जबकि सर्दियों के सीजन में रसारोहण भी कम होता है तो वाष्प जो है वाष्पोत्सर्जन भी यहाँ पर कम होता है। तो इस प्रकार जो है पानी जो है इसका रसारोहण गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग हम इस थ्योरी के द्वारा समझा सकते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया को एक छोटे से डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है कि पत्तियों के स्टोमेटा से लेकर रूट तक जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से एक अनब्रेकेबल कॉलम बनता है और इसी की वजह से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पानी जो है पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है। जितना पत्तियों की सतह से वो ये जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी उतना ही यहाँ पर सतह से जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा ट्रांसपायरेशन पुल उतना ही अधिक होगा। और ये ट्रांसपेरेंट पुल जो है एक रस्सी की भांति काम करता है। इस प्रकार ये देखो रस्सी दिखाने का प्रयास किया गया है, ये रस्सी की भांति काम करता है जो कि ऊपर की तरफ इस प्रकार से आप देखें 3 एरो ऊपर की तरफ लगे, इनके द्वारा इस कॉलम में ऊपर की तरफ जल संवहन करने का काम किया जाता है। और वाटर कॉलम की जो कंटिन्यूटी है वो कई बार इसमें कैविटेशन के द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज हो जाते हैं, ये आसपास के जो उत्तक है वहां पर डिफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा इस डायग्राम के माध्यम से ये जो आसपास के उत्तक है वहां पर ये एयर बबल जो है ये डिफ्यूज हो जाते हैं और फाइनली जो है वाटर कॉलम यहाँ पर कंटिन्यूस रहता है और इस प्रकार रूट्स जो है पानी को ऑब्जर्व करती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारे बल मिलकर काम करते हैं और रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमने देखा आपकी क्लास में कुछ रूट प्रेशर थ्योरीज भी पढ़ी थी, कुछ फिजिकल फोर्सेस हमने पढ़े हैं और फाइनली हमने जो कोहेशन टेंशन थ्योरी वो पढ़ी है, तो जिसके द्वारा हमने यह समझने का प्रयास किया है कि रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार से। थैंक्स अ लॉट। सभी ऑनलाइन क्लासेस से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।